Welcome back to VPSC online classes. Dear students, I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you about chapter 4. चैप्टर 4 में आज आप लोग को क्लास 11 के लिए चैप्टर 4 लेकर आया हूँ। इस चैप्टर में आप लोग को डायमेंशन के बारे में जानते हैं। किसके बारे में बेटा? डायमेंशन के बारे में। जैसे कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में इसके कुछ बेसिक चीजें, डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, मैंने इसके पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि डायमेंशन कैसे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। निकालने का मेथड हमने बहुत ही इजी मेथड आप लोग को बताया था। तो आज हम लोग फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। देखो आपको मैंने डायमेंशन बताया था बेटा, डायमेंशन व्हाट इज डायमेंशन। डायमेंशन आने से पहले डायमेंशन को हम लोग हिंदी में विमा कहते हैं। मेरा चैप्टर 4 है विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, इसमें जो पहला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग डायमेंशन पढ़ते हैं कि व्हाट इज डायमेंशन, यानी विमा क्या होती है। इसको पढ़ने के लिए मुझे कुछ प्रीवियस चीजें आनी चाहिए, जैसे कि आपको पता है मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है। आपको पता है मूल राशियां यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होती हैं। कौन कौन सी बेटा पढ़े थे? द्रव्यमान, मास, लेंथ, लंबाई, समय, टाइम। उसके बाद ताप पढ़े थे, टेम्परेचर, वैद्युत धारा, जो तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। आपको 7 मूल राशियां बताई गई थी और उसके बाद हमने बताया था 2 पूरक राशियां होती है और शेष जो होती है वो तुम्हारी क्या होती है? व्युत्पन्न राशियां यानी डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। क्या होती है बेटा? डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। तो इनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब देखो डायमेंशन क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज पे जो पावर चढ़ाते हैं वही क्या कहलाती है? डायमेंशन कहलाती है। क्या कहलाती है? डायमेंशन कहलाती है। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर चढ़ाते हैं वो बेटा क्या कहलाता है? डायमेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डायमेंशन कहलाता है। हमने आपको बताया था अगर आपका मास दिया गया, क्या दिया गया बेटा? मास दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है, द्रव्यमान यानी मास है, तो मास के लिए जो डायमेंशन लिखते हैं कैपिटल एम लिखते हैं। लेंथ के लिए क्या लिखते हैं बेटा? लेंथ के लिए हम लोग लिखते हैं कैपिटल एल। लेंथ के लिए क्या लिखते हैं? कैपिटल एल लिखते हैं। उसके बाद टाइम के लिए क्या लिखते हैं? कैपिटल टी लिखते हैं। टाइम के लिए क्या लिखते हैं? कैपिटल टी लिखते हैं। उसके बाद करंट के लिए क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। बस आपको इतनी चीजें याद रखनी है कि अगर मास होगा, मास के लिए हमको m लिखना है, लेंथ है तो लेंथ के लिए l लिखना है, टाइम के लिए t लिखना है, करंट के लिए a लिखना है। अगर टेम्परेचर, आप लोग को एक थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें टेम्परेचर का भी यूज होता है, तो टेम्परेचर के लिए हम लोग थीटा या k का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? थीटा या k का यूज करेंगे। किसका? थीटा या k का। जो करंट है आप लोग क्लास 12 में जब पढ़ेंगे तो उसमें यूज होगा। यानी यहाँ पे हम लोग को इतनी चीजें यूज करनी, बस आपको इतनी चीजें याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना इसमें, ठीक है। इसके बाद इसमें हम लोग पढ़ते क्या है? इसके बाद इसमें कुछ पॉइंट, जैसे 2 पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूं कि जैसे जो डायमेंशन है, डायमेंशन को हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं बेटा? बड़े कोष्ठक में लिखते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या होता है? किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की जो है डायमेंशन नहीं होती। जैसे संख्याएं दी गई हैं 1 2 3 4 5, इनकी सबकी डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद अब देखो डायमेंशन, विमीय समीकरण कैसे लिखते हैं? विमीय समीकरण। अब देखो विमीय समीकरण कैसे लिखेंगे? आपको हमने ये बताया कि मास को m लिखते हैं, लेंथ को l लिखते हैं, टाइम को t लिखते हैं। तो जो विमीय समीकरण होगा mLT होगा, mLT होगा। इसके बाद पावर्स एक की a कंसीडर कर लेंगे, एक की b, दूसरे की क्या कंसीडर करेंगे बेटा? c कंसीडर करेंगे। क्यों कंसीडर किया गया? क्योंकि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी होंगी तो इनके जो पावर्स होंगे बेटा वो अलग अलग होंगे। पावर्स क्या होंगे? अलग अलग। जैसे मान लो फोर्स है तो फोर्स के लिए पावर m हो सकता है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ठीक है। डेंसिटी दी गई है, उसके लिए 1 हो, 2 हो, 3 हो, सबकी अलग अलग होगी ना। इस वजह से हम लोग पावर्स क्या लेते हैं? कंसीडर करते हैं अपने अकॉर्डिंग a b c कंसीडर करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दी गई है तो आप उसकी डायमेंशन कैसे निकालते हैं आपको ये सिखाएंगे आज से। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, बहुत सारे आपकी जो बुक्स दी गई है, कोई किसी भी पब्लिकेशन की आप बुक उठाएंगे तो किसी भी बुक में लगभग
50 प्लस डायमेंशन दिए गए, 50 प्लस डायमेंशन दिए गए हैं। बस आपको इस वीडियो को एकदम केयरफुली होके देखना है, अच्छे से एकदम समझना है। आपको बहुत ही आसान मेथड बताऊंगा, आसानी से आप किसी भी डायमेंशन यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हो। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। जैसे आपको मैंने यहाँ पे कह दिया, जैसे आपका दिया गया एरिया, क्षेत्रफल को हम लोग एरिया कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू विड्थ होता है ना। अब आप यहां से ये बताओ, जो लेंथ है, लेंथ को किसमें कैलकुलेट करते हैं? मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं? मीटर में करते हैं। तो मीटर हो जाएगा मीटर, और विड्थ यानी चौड़ाई है, चौड़ाई को भी किसमें कैलकुलेट करोगे? मीटर में। तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्या होगा? मीटर स्क्वायर। और मीटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ की होती है। और लेंथ को हम लोग लिखते किससे हैं? एल से। तो हो जाएगा एल स्क्वायर। क्या होगा बेटा? एल स्क्वायर होगा। क्या होगा? एल स्क्वायर होगा। अब उसके बाद आपको पता है आयतन, आयतन को हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। आयतन को क्या कहते हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और इंटू क्या होता है? ऊंचाई होता है। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। आप खुद यहां से आप देख के खुद ही डायमेंशन बता ले जाएंगे, हमको बनाने की जरूरत नहीं। अगर आपने एकदम कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखा है तो आप बहुत ही आसानी से डायमेंशन निकाले जाएंगे। अब आप खुद बताओ, यहां से लंबाई है, लंबाई का आपको पता है एल लिखेंगे, चौड़ाई का भी एल लिखेंगे, ऊंचाई का भी एल लिखेंगे। तो एल इंटू एल का मतलब क्या हो गया? एल क्यूब आ जाएगा। कोई दिक्कत? बहुत ही आसानी से आ जाएगा। उसके बाद देखो घनत्व। घनत्व को हम लोग कहते हैं डेंसिटी। क्या कहते हैं बेटा? डेंसिटी कहते हैं। घनत्व इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान अपॉन आयतन। द्रव्यमान अपॉन आयतन। हमने ये आपको बताया था कि अगर द्रव्यमान यानी मास होगा तो उसके लिए जो डायमेंशन लिखते हैं एम लिखते हैं। अगर वॉल्यूम है, वॉल्यूम के लिए आपने अभी तुरंत निकाला, वॉल्यूम के लिए आपने क्या किया? अभी तुरंत निकाला। कितना आया था बेटा? एल क्यूब आया था। कितना आया था? एल क्यूब आया था। तो यहाँ पे आप रखेंगे एल क्यूब। नीचे पावर एल क्यूब है तो ऊपर पावर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो जाएगा एम एल की पावर माइनस में। ठीक है। उसके बाद देखो चाल, स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू पता है आपको होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी दूरी अपॉन क्या होता है? समय होता है। दूरी अपॉन क्या होता है? समय। दूरी भी एक प्रकार से लेंथ है। तो इसकी जो डायमेंशन लिखोगे एल लिखोगे, और समय का भी क्या लिखोगे? टी लिखोगे। टी ऊपर जाएगा एल टी की पावर -1, यानी हो जाएगा एल टी -1। ठीक है। अब इसी प्रकार आप वेलोसिटी के निकालेंगे। आपको वेलोसिटी इज इक्वल टू पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, यानी वेग बराबर होता है विस्थापन अपॉन समय। तो विस्थापन एक प्रकार से लेंथ हुई, तो उसका भी एल लिखोगे और बाद में टाइम का टी लिखोगे, तो यानी यही डायमेंशन आएगी। वेग और स्पीड की डायमेंशन क्या होती है? सेम होती है। क्या होती है? सेम होती है। ठीक। उसके बाद देखो त्वरण। त्वरण को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। त्वरण इज इक्वल टू होता है वेग परिवर्तन अपॉन समय। अब देखो आपको हमने वेग का बताया नहीं, वेलोसिटी की बताई। डायमेंशन क्या आएगी? वेलोसिटी की आएगी एल टी -1, और समय की क्या हो जाएगी? टी। अब देखो नीचे टी है, ऊपर जाएगा टी की पावर क्या हो जाएगा? -2 होगा। टी की पावर -1 होगा, और -1 और -1 कितना हो जाएगा? एल टी की पावर -2। क्लियर? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बल। बल को हम लोग फोर्स कहते हैं। बल को क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। फोर्स इज इक्वल टू होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू ए पढ़ा है आपने, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू क्या होता है? त्वरण होता है। आपको द्रव्यमान का हमने बताया कि m होता है, और त्वरण का होता है एल टी -2। अभी तो निकाल चुके हो, यहां से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा m एल टी की पावर -2, m एल टी की पावर -2। तो आप यहां से त्वरण की निकाल सकते हैं डायमेंशन, बल की निकाल सकते हैं, चाल की निकाल ही लिया, घनत्व की भी निकाल लिया, क्षेत्रफल की निकाल लिया, आयतन की निकाल लिया।
अब कोई भी, अब देखो मैं आपको 2-3 बताऊंगा। देखो यहां से जैसे आपको निकाला, पूछा है कि वर्क कार्य इज इक्वल टू, यानी कार्य की डायमेंशन क्या होगी, तो आपको पता है वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल इनटू विस्थापन होता है। तो आप यहां से बल की डायमेंशन रखेंगे, क्या रखेंगे, बल की डायमेंशन रखेंगे, और विस्थापन लेंथ है तो उसकी क्या रखेंगे, एल रख देंगे, और इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा ml² t की पावर -2। ठीक, उसके बाद जैसे आपको मान लो ऐसे दिया गया, पावर दिया गया, शक्ति पावर इज इक्वल टू, आपको पता है कार्य अपान क्या होता है, समय होता है। तो कार्य की आप निकालेंगे ml² t की पावर -2 आएगा ही, और समय का क्या होगा t, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ml² t की पावर -3। अब अगर आपने इतनी डायमेंशन लर्न कर लिया तो चाहे जो फिजिकल क्वांटिटी हो, आप बहुत ही आसानी से उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हैं। आपको डायमेंशन निकालने में कोई भी समस्या नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जितने भी डायमेंशन बताए गए हैं आप लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर करेंगे, ये प्रिपेयर कर लिए होंगे। इसके बाद आपको मैं कुछ जैसे प्रेशर दिया गया, प्रेशर इज इक्वल टू आपको पता है फोर्स अपान एरिया होता है, यानी दाब इज इक्वल टू होता है बल अपान क्षेत्रफल। तो बल की आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, बल की लिखी हुई है और अपान में क्षेत्रफल लग देना है, दोनों को सॉल्व करना है, प्रेशर की आ जाएगी डायमेंशन, आ जाएगी ना। तो इसी प्रकार से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, उनकी डायमेंशन पूछी जाती है तो आप बहुत ही आसानी से डायमेंशन निकाल सकते हैं। आइए मैं आगे बात करता हूं। इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे हम लोग करते हैं विमाओं के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन, विमाओं के अनुप्रयोग, विमाओं के अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन, इसके 3 एप्लीकेशन होते हैं बेटा। पहला होता है समीकरण की सत्यता की जांच करना, इसका जो पहला एप्लीकेशन होता है, पहला होता है समीकरण की सत्यता की जांच करना। इसका दूसरा एप्लीकेशन होता है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। और इसका तीसरा एप्लीकेशन होता है संबंध स्थापित करना। कई सारी फिजिकल क्वांटिटी दी रहती है, उसमें उनको रिलेशन बताना होता है, ठीक है। तो विमाओं के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन कितने होते हैं बेटा, 3 होते हैं। पहला होता है समीकरण की सत्यता की जांच करना, दूसरा होता है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। जैसे आपको मान लो वेग दिया गया है किलोमीटर पर घंटा में दिया गया है, किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, तो आपको उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, यानी किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सिस्टम चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो वो क्या हुआ, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। उसके बाद इसका जो तीसरा एप्लीकेशन है संबंध स्थापित करना, ठीक है। तो अब मैं आप लोग को पहले एप्लीकेशन के बारे में बताता हूं कि पहला एप्लीकेशन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। पहला एप्लीकेशन है समीकरण की सत्यता की जांच करना। मान लो आपको कोई इक्वेशन दिया गया है, तो आप कैसे उसको पहचानेंगे कि ये सत्य है कि असत्य है, यानी ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू फॉल्स तो आपने पढ़ा ही है, छोटी क्लास में हम पढ़ते हैं ट्रू फॉल्स कैसे चेक करते हैं। अगर सही है तो ट्रू लगाओगे, अगर गलत है तो फॉल्स होगा, ठीक है। तो समीकरण, इसी प्रकार समीकरण की सत्यता की जांच करना है। अगर हम लोग दोनों जैसे मान लो कोई इक्वेशन दिया है, पहले इसकी थ्योरी समझें। जैसे कोई इक्वेशन आपको दिया गया है, अगर उसके बोथ साइड के डायमेंशन इक्वल होंगे, जैसे मैंने कोई भी इक्वेशन मान लो हमने f इज इक्वल टू ma इक्वेशन ले लिया, तो इसके दो साइड हुए, एक दायां पक्ष हुआ एक बायां पक्ष हुआ, यानी एक LHS हुआ एक RHS हुआ, ठीक। अगर इसकी हम डायमेंशन लिखें, अगर दोनों साइड की डायमेंशन इक्वल आ जाए, क्या है बेटा, अगर दोनों साइड की डायमेंशन इक्वल आ जाए तो उस कंडीशन में दिया गया जो इक्वेशन होगा वो ट्रू होगा। फिर से एक बात समझिए, कोई भी इक्वेशन दिया गया है, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों पक्षों की विमाएं लिखेंगे। विमाएं लिखने पर अगर दोनों पक्षों की विमाएं आपस में बराबर आती है तो उस कंडीशन में दिया गया समीकरण क्या होगा, सत्य होगा। और अगर बराबर नहीं आती तो दिया गया समीकरण कैसा होगा बेटा, असत्य होगा, ठीक है।
अब देखो जैसे मान लो एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, मान लो पहला आपको दिया गया f इज इक्वल टू m, तो आप तो इसको 9 से पढ़ते चले आना, दिमाग में आएगा तो सही है, सही है। तो सही से हमको नहीं मतलब हमको इसको चेक करना पड़ेगा, डायमेंशन मेथड से इसको चेक करना पड़ेगा। आइए चेक करते हैं, आपको दिखाते कैसे गलत होगा कैसे सही होगा। देखो f इज इक्वल टू ma है, अब f क्या है, फोर्स है, तो अभी हमने फोर्स की आपको डायमेंशन बताई थी कि फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt की पावर -2 होती है। तो एक साइड की जो डायमेंशन आई वो आई mlt की पावर -2, mlt की पावर -2। अब सेकंड साइड की डायमेंशन लिख लेंगे, अगर दोनों साइड की डायमेंशन इक्वल आएगी तो इक्वेशन क्या है, ट्रू है, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। अब यहां से आप मास की रखेंगे, द्रव्यमान की m होती है, और यहाँ पे आपको पता है a क्या होता है, एक त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है, इसकी भी आपको हमने डायमेंशन बनाई थी, lt माइनस क्या होता है, 2 होता है, क्या होता है, lt माइनस 2 होता है, यानी यहां से निकालेंगे तो आ जाएगा mlt की पावर -2। इसका मतलब हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। देखो दोनों, इधर भी mlt की पावर -2 आया, इधर भी बेटा mlt की पावर -2 आया। इसका मतलब जो इक्वेशन दिया गया कैसा है, सत्य है, कैसा है, सत्य है, क्योंकि इसके दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। नेक्स्ट मान लो आपका दिया गया है W इज इक्वल टू मान लो दे दिया गया F डॉट T, यानी कार्य इज इक्वल टू दिया गया बल इनटू समय। तो आप पहले इसकी डायमेंशन लिखिए, पहले इस साइड का डायमेंशन लिखिए, इस साइड का आप लिखेंगे तो आएगा ml² t की पावर -2। आपको कार्य की डायमेंशन पता है, अभी हमने निकाल के बताया कि कैसे आएगा, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ml² t की पावर -2 यहां पे रखेंगे, उसके बाद आपको फोर्स की डायमेंशन याद होगी, फोर्स की जो डायमेंशन होती है mlt की पावर -2 होती है, और टाइम की क्या होती है, t। अब यहां से रखेंगे तो हो जाएगा mlt की पावर -2 होती है यहां पे, तो हो जाएगा mlt की पावर -1। अब इसमें ये देखें क्या दोनों साइड की इक्वेशन इक्वल है, डायमेंशन का दोनों साइड की इक्वल है, नहीं है, इसका मतलब है LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब है दिया गया समीकरण कैसा है, असत्य है, दिया गया समीकरण बेटा कैसा है, असत्य है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कोई भी इक्वेशन दिया गया होगा तो आप लोग उस इक्वेशन को पहचान सकते हैं कि ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। आइए एक और आपको बताते हैं, देखो जैसे हम लोग गति का प्रथम समीकरण ले लें, v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, ये एग्जांपल है आपके साथ, ठीक है। पहला होता है v इज इक्वल टू u प्लस at, हमको पता है कि सही है, लेकिन इसको चेक करना है, कैसे करेंगे, पहले इस साइड की डायमेंशन लिखेंगे बेटा, फिर इस साइड की, यानी पहले अगर ऐसे लेना चाहते हो तो LHS इज इक्वल टू v, और इसकी डायमेंशन आप राइट करो, हो जाएगा LT माइनस 1, क्या होगा, LT माइनस 1 होगा। उसके बाद RHS ले लो, RHS क्या है, u प्लस at, u प्लस क्या है 80। अब यहाँ पे आप ये देखिए जो v होता है ये फाइनल वेलोसिटी होती है, और जो u होता है ये इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो चाहे फाइनल वेलोसिटी हो और चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो, दोनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। देखो यहां से देखो lt माइनस 1 होगा इसका, u का lt माइनस 1, एक क्या है एक्सेलरेशन यानी त्वरण है, तो त्वरण की जो विमा होती है lt माइनस 2 होती है। t क्या है, t की टाइम है तो टाइम का t ही होगा, यहां से आएगा lt माइनस 1 और प्लस lt माइनस 1, क्योंकि देखो यहाँ पे t की पावर -2 है बेटा, और यहाँ पे t की पावर 1 है, बेस इक्वल होते तो पावर्स क्या होते, ऐड होते, तो -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -1 बचेगा। अब यहाँ पे रखा, अब देखो ये और ये 1 1 का मतलब 2 हो जाएगा, यानी जस्ट डबल, यानी 2 lt माइनस 1, lt माइनस 1। अब आप यहां से ये देखिए, हमने ये बताया था कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की जो है डायमेंशन नहीं होती, तो यहाँ पे जो 2 दिया गया ये कांस्टेंट है, तो इससे हमको कुछ लेना ही देना नहीं है। इसका मतलब LHS और RHS क्या है, इक्वल है। देखो LHS क्या आया था बेटा, LT माइनस 1 आया था, और RHS क्या आया, LT माइनस 1 आया, दोनों को इक्वल आएगा ना, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो
तो ये आपका था समीकरण की सत्यता की जांच करना। ये आपके जो है विमाओं के अनुप्रयोग का पहला एप्लीकेशन था। पहले एप्लीकेशन में आपको बताया गया था समीकरण की सत्यता की जांच करना, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन में मैंने आपको 3 एग्जांपल समझा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जो एप्लीकेशन होगा इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे किसी भी बुक में आप उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपके बचे हैं 2 एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन कौन सा है बेटा, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। तीसरा एप्लीकेशन है संबंध स्थापित करना। कौन सा है, संबंध स्थापित करना है। तो आइए हम लोग दूसरे एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है आपका एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना, यानी दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना, ठीक है। कौन सा है, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। बेटा गर्मी बहुत है तो आप लोग जो है गर्मी से बचे रहे, बहुत ही ज्यादा गर्मी है। चलिए आइए देखते हैं एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। बहुत ही आसानी से समझना बेटा, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। देखो इंपॉर्टेंट तो अगर देखा जाए उस हिसाब से तो डायमेंशन है, क्योंकि अगर आप डायमेंशन नहीं लर्न कर पाएंगे तो एप्लीकेशन बेकार है, कोई मतलब नहीं इस एप्लीकेशन का। अगर आपने डायमेंशन नहीं लर्न किया है, क्योंकि पूरा ये बेस्ड किस पे है, डायमेंशन पे। अगर आपको डायमेंशन नहीं आएगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, नहीं कर पाओगे। तो पहले तो डायमेंशन याद करना पड़ेगा। अब देखो एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। जैसे मान लो आपको दिया गया 5 kg, जैसे मान लो 5 kg आपको दिया गया। देखो बेटा जैसे आपको 5 kg दिया गया, 5 kg। अब देखो इसमें जो 5 होता है न्यूमेरिक वैल्यू होता है, इसको हम लोग L लिख लेंगे। 5 जो होता है न्यूमेरिक वैल्यू होता है, इसको L लिख लेंगे। kg इसकी यूनिट है तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, U लिख लेंगे। जी इसकी यूनिट है तो क्या लिखेंगे, U लिखेंगे। मान लो दूसरी वैल्यू आपको दी गई 4 ग्राम दिया गया, 4 क्या दिया गया, ग्राम दिया गया। इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको N1 कंसीडर करना पड़ेगा, इसको U1, और इसको आप क्या करेंगे N2 कंसीडर करेंगे, और इसको क्या करेंगे U2 कंसीडर करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे kg आपको दिया गया, आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो उस कंडीशन में पहली यूनिट को हम लोग U1 कंसीडर करेंगे और दूसरी यूनिट को क्या कंसीडर करेंगे, U2 कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। किसी भी आंकिक वैल्यू यानी न्यूमेरिक वैल्यू और उसके यूनिट का जो मल्टीपल होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो N1 into U1 is equal to N2 into U2 is equal to हम लोग कांस्टेंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं। अब आप यहां से देखो, जैसे U1 आपको दिया गया तो U1 के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, यहां पे जो N1 है पहली राशि का आंकिक मान है, यानी जो वैल्यू दिया गया उसका आंकिक मान है। U1 क्या है, पहली राशि का मात्रक है। N2 क्या है, दूसरी राशि का आंकिक मान है, और U2 क्या है, दूसरी राशि का मात्रक है, ठीक। अब देखो U1, जैसे किसी भी मात्रक को हम लोग जब लिखते हैं तो पहले उसमें पहले किसको लिखते हैं, द्रव्यमान को लिखते हैं, फिर लेंथ को लिखते हैं, फिर टाइम को लिखते हैं। तो इसका मतलब इसका जो मात्रक होगा इसमें हम लोग पहले मास को लिखेंगे, फिर लेंथ लिखेंगे, फिर टाइम लिखेंगे, ठीक। अब पहली के लिए है तो इसको M1 ले लेंगे, इसको L1 ले लेंगे, इसको T1 ले लेंगे, ठीक है। इसको M1 ले लेंगे, इसको L1 ले लेंगे, इसको T1 ले लेंगे। हम लोग पावर्स अलग अलग मान लेंगे A B C, ठीक है। अगर इसी प्रकार U2 इज इक्वल टू ले, U2 इज इक्वल निकालो तो यहां से हो जाएगा M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत ऐसे ही तो लिखोगे।
अब इसके बाद इन वैल्यू को यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे हो जाएगा n1 इज इक्वल टू m1 की पावर a l1 की पावर b t1 की पावर c। ठीक, उसके बाद लिखेंगे n2 m1 की पावर a m2 की पावर a l2 की पावर b t2 की पावर c। पहली राशि का आंकिक मान आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, दूसरी राशि का आपको निकालना होगा। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग किसके इक्वल में निकालेंगे बेटा, n2 इज इक्वल टू निकालेंगे। तो n2 इज इक्वल हो जाएगा n1 ऊपर दिया गया m1 की पावर a l1 की पावर b t1 की पावर c। अब ये वाला आपका डिवाइड में यहां आ जाएगा, तो आप डिवाइड में इसको लिख सकते हैं m2 की पावर a l2 की पावर b t2 की पावर c। ठीक है, अब यहां से आप एक चीज और देखिए, यहां से n2 इज इक्वल टू n1 तो आपको दिया ही गया है। अब आप यहां पे ये देखिए कि जो m1 दिया गया है यहां पे m2 दिया गया है, दोनों के पावर सेम है। यहां पे m1 की पावर a है, यहां पे m2 की पावर a है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं m1 बाई m2 की पावर c, m1 बाई m2 की पावर a। अब यहां फिर से देखिए, यहां पे l1 की पावर भी है, यहां पे l2 की पावर भी है, तो यहां पे हो जाएगा l1 बाई l2 की पावर यानी होल पावर कितना हो जाएगा, b होगा, क्योंकि देखो दोनों में पावर्स सेम है, तो इसका होल पावर हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें देखिए t1 की पावर c t2 की पावर c, तो इसका भी हम लोग होल पावर लिख लेंगे, यानी t1 बाई t2 का होल पावर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। t1 बाई t2 का होल पावर क्या हो जाएगा, c आ जाएगा। अब देखिए ये तो आपका फॉर्मूला निकला, तो फॉर्मूला तो आपको मैंने निकालने का तरीका समझा दिया कि कैसे फॉर्मूला डेवलप करते हैं इसका। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम लोग को क्वेश्चन करना पड़ेगा, तब आपको एकदम जो भी अभी भी डाउट है वो एकदम क्या होंगे क्लियर। एक बार फिर से देखिए, किसी भी यानी जो आंकिक मान होता है और जो उसका यूनिट होता है उसका मल्टीपल हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है बेटा, उसका मल्टीपल हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मान लो दो क्वांटिटी आपको दी गई है, तो एक के लिए n1 न्यूमेरिकल वैल्यू मानेंगे, इसका जो यूनिट मानेंगे u1 मानेंगे, दूसरे का n2 u2 मानेंगे। आपको मात्रक लिखना पड़ेगा। आप मात्रक लिखते तो पहले आपको प्राथमिकता किसको देनी होगी, द्रव्यमान को, फिर लंबाई को, फिर समय को। द्रव्यमान, लंबाई, समय। तो मात्रक अगर लिखेंगे तो पहले द्रव्यमान लिखेंगे, फिर लंबाई का लिखेंगे, फिर समय का, क्योंकि पावर्स अलग अलग होंगे सबके। तो एक की पावर हमने a कंसीडर कर लिया, दूसरे के b, तीसरे की c कर लिया। तो पहली राशि के लिए तो पहले के लिए हम लोग m1 की पावर a l1 की पावर b t1 की पावर c कंसीडर कर लिया। उसके बाद u2 है, u2 ये दूसरी राशि के लिए है, तो दूसरी राशि के लिए आपको m2 n2 t2 मानना पड़ेगा। इसमें भी पावर्स अलग अलग होंगे, तो हम लोग अलग अलग मानेंगे, a b c कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद u1 की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर देना, यहाँ पे u2 की वैल्यू पुट अप कर देना है। हमको निकालना किसकी वैल्यू है, दूसरी राशि की, तो हमको n2 इज इक्वल टू वैल्यू निकालना रहेगा। तो n2 इज इक्वल टू निकालेंगे तो जाएगा m1 की पावर a l1 की पावर b t1 की पावर c अपान हो जाएगा m2 की पावर a l2 की पावर b t2 की पावर c। निकाल सकते हैं। अब यहां से आप देखेंगे m1 m2 दिया गया, दोनों के पावर सेम, दोनों के पावर सेम है, तो इसका होल पावर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं m1 बाई m2 का होल पावर a। उसके बाद देखो l1 l2 दिया गया, इसके भी पावर सेम है, तो इसका भी होल पावर लिख सकते हैं। t1 की पावर c t2 की पावर c दिया गया, इसका भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, होल पावर आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अभी तक जितना इस वीडियो में आप लोग को बताया गया है समझ में आया होगा। आप लोग को इस आइए उसके आगे हम लोग एप्लीकेशन सेकंड का एक एग्जांपल देखते हैं, जिससे आपका ये पूरा टॉपिक आपको एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो आपका सेकंड एप्लीकेशन क्या था बेटा, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। तो इसका आइए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, जिससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट इसका अच्छे से समझ में आए। देखिए, जैसे मान लो दिया गया है, मान लो आपको ऐसे दिया गया है कि कोई वाहन दिया गया जिसकी चाल आपको दी गई है, मान लो 10 किलोमीटर पर हावर दी गई है। ठीक है, सुनो, फिर से ध्यान से सुनना।
यानी एक वाहन जो है 10 किलोमीटर पर आवर यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, ठीक है। इसकी चाल हमको मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करनी है। इसकी चाल हमको मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करनी है। फिर से एक बात सुने, एक वाहन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। इस वाहन की जो चाल है हमको मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करनी है। इसमें मीटर पर सेकंड में आपको इस वाहन की चाल को कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो, हमने बताया कि जो पहली राशि दी है यानी जो राशि दी रहती है वो पहली होती है और जो निकालना होता है वो दूसरी होती है। अब यहां से मान लो आपको दिया कि 10 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना है। 10 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो यहाँ पे जो 10 होगा यानी जो 10 होगा ये आपका न्यूमेरिक वैल्यू होगा, यानी ये आपका n1 होगा। क्या होगा बेटा? n1 होगा। तो यहां से देखा जाए तो n1 इज इक्वल टू हुआ 10। n1 इज इक्वल टू कितना हुआ? 10 हुआ। अब देखो, किलोमीटर दिया गया है। किलोमीटर आपको पता है कि लेंथ की यूनिट होती है, इसका मतलब ये L1 का मान है यानी किलोमीटर। उसके बाद हावर दिया गया है यानी घंटा दिया गया है, आपको घंटा पता है, इसका मात्रक होता है समय का होता है यानी आपको हावर दिया गया है। कितना दिया गया है? हावर दिया गया, ठीक। देखो, पहले तो हमको बस केवल आप एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद बुक में आपको इस मेथड के कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। आप बहुत ही आसानी से करेंगे, बस एक क्वेश्चन अच्छे से समझिए। देखो, ये जो पहली पूरी राशि दी रहती है, ये पहली राशि हुई जिसमें हमको कन्वर्ट करना रहता है, वो दूसरी राशि हुई यानी इसको L1 मानेंगे, इसको T1। तो आप खुद समझ गए होंगे कि इसको हमको L2 मानना होगा और इसको T2 मानना होगा। यानी L2 की वैल्यू जो दी गई है मीटर दी गई है और T2 की वैल्यू क्या दी गई है? सेकंड दी गई है। अब हमको क्या दूसरी राशि न्यूमेरिक वैल्यू दी गई है? नहीं दी गई है, यानी N2 की वैल्यू हमको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, N2 इज इक्वल टू होता है N1 M1 की पावर a M2 की यानी M1 बाई M2 का होल पावर a, L1 बाई L2 का होल पावर b, T1 बाई T2 का होल पावर c। आपको मैंने इतना बताया था, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब ये चाल का मात्रक है, तो आपको पता है चाल की विमा क्या होती है? चाल की विमा आपको पता है, चाल की जो विमा होती है LT-1 होती है। क्या होती है? LT-1 होती है। अगर आपसे यहां से इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं m की पावर 0 L1 t की पावर -1 लिख सकते हैं। m की पावर 0 किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। कितनी आती है? 1 आती है। अगर इसकी कंपेयर हम लोग कर दें m की पावर a L की पावर b t की पावर c से, अगर यहां से हम इसकी क्या कर दें? कंपेयर कर दें इसको, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो a की वैल्यू आपकी आएगी, a की वैल्यू 0 आएगी। a की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 0 आएगी। और b की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। और c की पावर कितना आएगा? -1। यानी c की वैल्यू जो आएगी -1 आएगी। फिर से ध्यान से समझिए, आपको पावर्स आनी चाहिए। आपको पता है कि चाल की विमा यानी जो स्पीड होती है उसकी जो डायमेंशन होती है LT-1 होती है, क्योंकि आपको ये चाल ही तो दिया गया है तो आपको चाल की विमा रखना है। अब यहां से इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद इस फॉर्मूले से यानी ये आपका नॉर्मल फॉर्मूला होता है, इससे आपको कंपेयर करना पड़ेगा, आपको वैल्यू निकल आएगी, ठीक। अब यहां से देखते हैं, जैसे N2 इज इक्वल दिया गया N1 की वैल्यू बोलो बेटा कितनी दी गई? 10 दी गई है। M1 की वैल्यू तो दी नहीं गई है, तो M1 M2 की पावर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी M1 बाई M2 की पावर 0। उसके बाद L1 बाई L2 L1 की वैल्यू आप बोलो कितना दिया गया? किलोमीटर दिया गया है। L2 की वैल्यू मीटर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया? आपको देखो यहाँ पे पावर b दी गई है, आपने b की वैल्यू यहाँ से कितनी निकाली? 1 आया, तो यहाँ पे हमको क्या करना है? 1 लिख देना है, ठीक। उसके बाद T1 आप देखिए, आपको T1 के प्लेस पे आवर दिया गया है तो आवर आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपको T2 के प्लेस पे सेकंड दिया गया है तो सेकंड लिखेंगे। इसकी पावर आप देखिए c की वैल्यू कितनी आई? -1 आ गई, -1 लिखना है। अब आपको इस
इसमें ये करना है कि जो बड़ी चीज है, जैसे इसमें किलोमीटर और मीटर दिया गया, तो बड़ा कौन होगा? किलोमीटर की मीटर, किलोमीटर होगा। तो आपको किलोमीटर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में। यहाँ पे हावर दिया गया, हावर को किसमें चेंज करना पड़ेगा? सेकंड में। तो आइए देखते हैं, यहाँ से n2 निकालेंगे, आएगा 10, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, यानी 1000 मीटर होते हैं अपॉन मीटर इनटू। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप देखेंगे हावर को आप किसमें चेंज करेंगे? सेकंड में। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट हुआ, और मिनट को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो इसको आपको 60 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेकंड अपॉन सेकंड, इसकी पावर -1। सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सेकंड से सेकंड क्या होगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? यहां से, यहां पे देखिए, मीटर से मीटर कैंसिल और सेकंड से सेकंड कैंसिल। अब यहां से n2 आएगा 10 इनटू, इसको 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, 1 के साथ डबल जीरो दिया गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे 10 की पावर 3 इनटू। अब देखो यहां पे पावर -1 दी गई है, इसका मतलब इसका उल्टा अगर हम लोग कर दे तो इसकी पावर +1 ले सकते हैं। यानी इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/60 इनटू 60, 1/60 इनटू 60। अब यहां से एक जीरो को ये एक जीरो कैंसिल कर दो, इससे एक जीरो इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा n2 1/36 इनटू 10 की पावर 2। 1/36 इनटू 10 की पावर कितना बचेगा? 2 बचेगा। यानी इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 100/36, 100/36। आपको यहां से इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, यानी इसको डिवाइड करेंगे 3 पॉइंट समथिंग में आ जाएगा, ठीक है। यानी 100/36 है, आप इसको 100 से क्या करेंगे? 100 को 36 से डिवाइड करेंगे, तो 36 से 100 को जब डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। उसके बाद पॉइंट में कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू आएगी, आपको किसमें वैल्यू निकालना था? मीटर पर सेकंड में निकालना था। तो ये वैल्यू आपकी जो आएगी मीटर पर सेकंड में आएगी। किसमें आएगी? मीटर पर सेकंड में आएगी। तो इस तरीके से आप इस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए आपको एक एग्जांपल और दिखाते हैं, जिससे आपका ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 न्यूटन को डाइन में चेंज करना है, 1 न्यूटन को डाइन में बदलना है, यानी 1 न्यूटन को डाइन में बदलिए। 1 न्यूटन को डाइन में चेंज करना है बेटा, किसमें? डाइन में। अब कुछ लोग डाइन को देख के जो है सुन के हंसी आई होगी, डाइन तो वो वाला डाइन नहीं, यहाँ पे डाइन ये मात्रक है। डाइन क्या है? यहाँ पे मात्रक है। तो आइए देखते हैं। देखो जो न्यूटन है, न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का होता है। न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का। लेकिन बल का जो है एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है। हमने आपको मापन तथा मात्रक जब चैप्टर बताया था तो उसमें कुछ सिस्टम बताए थे, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, एफपीएस सिस्टम बताए थे। सारे सिस्टम हमने आपको बताया गया था, हमने आपको बताया था। तो जो इसमें न्यूटन होता है, न्यूटन जो है एमकेएस सिस्टम का, एमकेएस सिस्टम का होता है, किसका यूनिट होता है? फोर्स का होता है। हमको इसको कन्वर्ट करना है किसमें है? सीजीएस में करना है। यानी यहाँ पे जो न्यूटन होता है बल का मात्रक होता है। पहली बात तो ये समझो कि न्यूटन किसका मात्रक होता है? तो न्यूटन बल का मात्रक होता है। तो पहले तो हमको बल की विमा आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? पहले बल की विमा आनी चाहिए। तो आपको पता है जो बल की विमा होती है, बल की विमा, तो बल की जो विमा होती है mLT की पावर -2 होती है। mLT की पावर -2 होती है। अगर यहाँ पे कंपेयर किया जाए m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c से अगर यहाँ पे कंपेयर किया जाए तो यहाँ से a = 1 आएगा, b = 1 आएगा, c = -2 आएगा, क्योंकि m की पावर यहाँ पे 1 है और एक m की पावर हम लोग कंसीडर कितना करते हैं? 1 करते हैं। तो a = 1 आएगा, b = 1 आएगा, c = -2 आएगा। c = कितना है बेटा? -2 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको पता है न्यूटन, न्यूटन जो है, न्यूटन
क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन जो होता है बल का मात्रक होता है, लेकिन किस पद्धति का मात्रक होता है, एमकेएस पद्धति का मात्रक होता है। किस पद्धति का मात्रक होता है, एमकेएस पद्धति का मात्रक होता है। तो इसको हमको कन्वर्ट करना है डाई में। तो न्यूटन को अगर हम लोग लिखना चाहे तो न्यूटन, जैसे बल की विमा है तो एम का मतलब है कि पहले द्रव्यमान लिखेंगे, फिर उसके बाद लंबाई लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, समय लिखेंगे। अब एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान को किसमें लिखा जाता है बेटा, किलोग्राम में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है, किलोग्राम में। तो पहले होगा किलोग्राम, पहले क्या होगा, किलोग्राम। उसके बाद एल है, एल का मतलब लंबाई, और लंबाई किसमें इसमें लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं। तो यहाँ पे होगा मीटर, यहाँ पे क्या होगा, मीटर होगा। उसके बाद टी, टी को यानी समय को हम लोग किसमें लिखते हैं, सेकंड में। तो जाएगा सेकंड की पावर -2। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का जो मेन कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है इसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको न्यूटन दिया गया है, न्यूटन को आपको एक्सपेंड करना पड़ता है, फैलाना पड़ता है। यानी इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2 भी लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमको चेंज किसमें करना है, डाइन में करना है। किसमें करना है, डाइन, डाइन, डाइन में करना है। तो डाइन जो होता है सीजीएस सिस्टम का मात्रक होता है। बल का जो है डाइन किस सिस्टम का मात्रक होता है, सीजीएस का। सीजीएस में जो द्रव्यमान होता है ग्राम में होता है, और जो दूरी होती है जो लंबाई होता है वो सेंटीमीटर में होता है, और जो समय होता है किसमें होता है, सेकंड में होता है। जो समय होता है किसमें होता है, सेकंड में होता है। तो यहां से अगर आप लिखेंगे तो जाएगा ग्राम मीटर, नहीं यहाँ पे सेंटीमीटर पढ़ेंगे हम लोग, सेंटीमीटर सेकंड की पावर -2। अब देखो यहाँ पे आपको जो समझना है केवल ये दो लाइन अच्छे से समझना है, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, आपको ये बस केवल दो लाइन समझना है अच्छे से। न्यूटन को हम लोग एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकते हैं, डाइन को एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया है कि एक्सपेंड कैसे किया गया, कैसे इसको लिखेंगे, तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहां से आप देखिए, यहां पे न्यूटन आपको दिया गया था 1 न्यूटन, तो ये पहली राशि है। हमको चेंज किसमें करना है बेटा, डाइन में करना है। किसमें करना है, डाइन में करना है। तो न्यूटन को आपको डाइन में चेंज करना है। हमने बताया जो राशि दी होती है वो पहली राशि होती है, तो जिसमें कन्वर्ट करना होता है वो दूसरी राशि होती है। जिसमें कन्वर्ट करना होता है क्या होती है, दूसरी राशि होती है। तो आइए देखते हैं। अब देखो यहाँ पे पहली राशि का जो आंतरिक मान दिया गया है, जो n1 की वैल्यू दी गई, कितनी दी गई है, 1 दी गई है। n1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब यहाँ पे द्रव्यमान कितना है पहले का, किलोग्राम, यानी m1 की जो वैल्यू है वो किलोग्राम है। L1 की वैल्यू कितनी है, मीटर है। T1 की वैल्यू सेकंड है। T1 की वैल्यू क्या है, सेकंड है। हमको कन्वर्ट किसमें करना है, डाइन में। तो डाइन के लिए m2 दूसरी भौतिक राशि है, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा m2 = ग्राम, L2 = सेंटीमीटर, T2 = सेकंड। यहां तक कोई दिक्कत? इसके बाद आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है n2 = n1 m1/m2 की पावर a, L1/L2 की पावर b, T1/T2 की पावर c, T1/T2 की पावर c। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सारी वैल्यू रख देना है। m1/m2 क्या है, m1/m2, m1 की वैल्यू क्या है, किलोग्राम है, क्या है, किलोग्राम है। उसके बाद देखो m2 की वैल्यू क्या है बेटा, ग्राम है, ग्राम रख देना है। अब यहां से आप a की देखो वैल्यू कितनी है, 1 है। a की वैल्यू क्या है, 1 है। उसके बाद L1 देखो, L1 की वैल्यू दी गई है, मीटर दी गई है। उसके बाद L2 की वैल्यू क्या दी गई है, सेंटीमीटर दी गई है। यहाँ पे पावर b है, b देखिए यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है। b की वैल्यू कितनी है, 1 है। उसके बाद c की वैल्यू देखें, c की वैल्यू -2 दी गई है, और T1 की वैल्यू सेकंड, T2 की वैल्यू भी क्या है, सेकंड। तो जाएगा सेकंड की पावर -2। ठीक है, तो कितना समझ आया होगा। उसके बाद आगे देखते हैं।
हमने क्या बताया, जो बड़ी वैल्यू दी गई है उसको छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो किलोग्राम दिया गया, किलोग्राम को हमको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में करना है। देखते हैं हो जाएगा N2 इज इक्वल टू क्या होगा, N2 इज इक्वल टू देखो N1 की वैल्यू 1 आपको दी गई है, क्वेश्चन में दी गई है, किलोग्राम दिया गया, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। कितने, 1000 ग्राम होते हैं ना। उसके बाद पता है आपको 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, यानी सेंटीमीटर। अपान में देखो, उसके बाद इनको देखो सेकंड अपान सेकंड है, तो सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सेकंड से सेकंड क्या होगा, कैंसिल होगा। 1 की पावर -2 होगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। 1 की पावर चाहे जितनी हो उसकी वैल्यू कितनी आती है, हमेशा 1 आती है। तो यहाँ पे इनटू में क्या हो जाएगा, 1। आपको ग्राम से ग्राम कैंसिल कर देना है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल कर देना है। ये तो यहां से रहेगा N2 इज इक्वल टू 1 इनटू, इसको लिख सकते हैं 1 के साथ 000, तो इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2, तो यहां से आएगा 10 की पावर 5 9, 10 की पावर 5 9। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, वो थोड़ा सा समझ लेना है आपको बस। इसका एक क्वेश्चन आता है, 1 जूल को अर्ग में बदलिए। 1 जूल को अर्ग में बदलिए, किसमें बेटा, 1 जूल को अर्ग में बदलना है। तो जो जूल मात्रक होता है किसका होता है, कार्य का होता है। जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है। कार्य की जो विमा होती है उसको हम लोग लिखते हैं ml² t की पावर -2। ml² t की पावर -2 होता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू 2 होगी और c की वैल्यू कितनी होगी, c की वैल्यू -2 होगी। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। जहां पे न्यूटन था यहाँ पे जूल करना है, यहाँ पे किलोग्राम, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर कर देना है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर कर देना है। और जो वैल्यू दी गई है, यहाँ पे जो b की पावर हम लोगों ने 1 कंसीडर किया था, यहाँ पे b की पावर हमको कितना कंसीडर करना पड़ेगा, 2 कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ से 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग आएगा। तो आपको इसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को देख के आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको अभी तक इस वीडियो में जितना बताया गया होगा आपको समझ में आया होगा। तो आपको इसके आगे का जो भी पार्ट होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।